मित्रों, पेशवा बाजीराव को छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद सबसे शक्तिशाली और एक करिश्माई मिलिट्री लीडर माना जाता है मराठा हिस्ट्री में। कहते हैं कि पेशवा बाजीराव ने उस समय जो मराठों की सत्ता थी, जो कि लगभग इंडिया के टोटल टेरिटरी के 3% भाग पर थी, पेशवा बाजीराव ने उस 3% को 10 गुना बढ़ा के अपने जीवन काल में 30% इंडिया के भाग पर मराठा हुकूमत को कायम किया था। कहते हैं कि पेशवा बाजीराव का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को महाराष्ट्र के सिन्नार में हुआ और जन्म के समय उनका नाम था विशाजी बाजीराव बल्लाल। वो एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और उनके जो सरनेम होते थे वो भट्ट, यानी कि जो मराठी ब्राह्मणों में जो एक भट्ट कुल के लोग होते हैं उसमें उनका जन्म हुआ था। उनके पिता श्री बालाजी विश्वनाथ शाहजी प्रथम के किंगडम में एक पेशवा थे। श्री बालाजी विश्वनाथ के मृत्यु के बाद जो है उनके पुत्र पेशवा बाजीराव को पेशवा बनाने की पेशकश की गई। इसमें कई दरबारियों ने विरोध किया, लेकिन जो है उनकी ख्याति ऐसी थी कि मात्र 20 साल की आयु में, यानी बात है सन 1720 की, 20 साल की आयु में ही लोग जान गए थे कि इनकी जो मिलिट्री स्किल है, मिलिट्री एडवेंचर और जो इनका कमांड है सेना के ऊपर, वो अद्भुत है। और सबसे जो एक सूटेबल, सबसे अच्छे जो पेशवा होने के लायक माने गए वो इन्हीं को ही माना गया और कुछ विरोध के बाद भी इन्हें जो है पेशवा नियुक्त कर दिया गया। कहते हैं कि इनका जीवन काल मात्र 40 वर्षों का रहा है। सन 1700 में इनका जन्म हुआ और 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन 40 साल के आयु में इन्होंने 41 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। कहते हैं कि सन 1720 में जब ये पेशवा बन के मराठा साम्राज्य में शाहजी के अंदर नियुक्त हुए, उस समय वहाँ दिल्ली में मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हो चली थी, क्योंकि सन 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी और जो है अब जो दक्कन में जो एक मुग़ल फ़ौज या जो इस्लामिक रूल था वो बेसिकली निज़ाम के हाथ में था। और इस समय दिल्ली की सत्ता में मोहम्मद शाह मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ कि निज़ाम धीरे धीरे एक तरह से दिल्ली के मुग़ल सल्तनत के ख़िलाफ़ हो गए और जो है उन्हें एक तरह से टैक्स देने से मना कर दिया। पेशवा बाजीराव ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने मुग़लों के ख़िलाफ़ पहले निज़ाम की मदद की और निज़ाम की जो टेरिटरी थी वो उन्हें छुड़ा कर दे दी, लेकिन उसके बदले उन्होंने जो है उसमें से कुछ टैक्स कलेक्शन में शेयर मांगा। शुरू में तो निज़ाम मदद लेने के लिए मान गए, लेकिन लड़ाई जब जीत गए वो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के ख़िलाफ़ बाजीराव की मदद से, उसके बाद उन्होंने जो है पेशवा बाजीराव को टैक्स में कलेक्शन में हिस्सा देने से मना कर दिया। इसके बाद जो है पालखेड़ का युद्ध हुआ, जिसमें कि पेशवा बाजीराव ने निज़ाम की सेनाओं को पूरी तरह से परास्त कर दिया और निज़ाम ने समझौता करके जो है पेशवा बाजीराव प्रथम को लगान, यानी जो है टैक्स का हिस्सा देना स्वीकार कर लिया और जीती हुई टेरिटरी भी मराठा एम्पायर के नाम कर दी गई। ये बात है सब फरवरी सन 1728 की, जब बाजीराव ने पेशवा को परास्त किया था पालखेड़ के युद्ध में। फिर उसी साल के अंत में, नहीं 1728 के दिसंबर की बात है, जब समझ लीजिए सेंट्रल इंडिया यानी कि जो बुंदेलखंड का इलाका है, बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने दिल्ली के मुग़ल सल्तनत के ख़िलाफ़ बगावत की और उन्होंने बुंदेलखंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इसके बाद जो है उन्होंने, जो दिल्ली का बादशाह था मोहम्मद शाह, उसने मोहम्मद बंगश जो उसका सेनापति था उसे जो है बुंदेलखंड को फतह करने के लिए भेजा। बंगश खान ने जो है बुंदेलखंड को चारों तरफ से घेर लिया और जो शाही किला था वो एक तरह से उस पर चारों तरफ से घेरा लग गया। इसके बाद वहाँ के महाराजा छत्रसाल ने संदेशा भेजा बाजीराव को कि वो बुंदेलखंड की रक्षा करें। इस बात का संज्ञान लेते हुए एक कुशल नेतृत्व, एक कुशल राजा का परिचय देते हुए अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए जो है फिर और प्रभाव, मराठा साम्राज्य के प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिए, मुग़ल साम्राज्य को कमज़ोर करने के लिए बाजीराव ने जो है 25 से 30 हज़ार घुड़सवारों की एक फ़ौज, जिसका नेतृत्व वो स्वयं खुद कर रहे थे, वो लेके बुंदेलखंड की तरफ बढ़ते हैं। 4-5 दिनों के अंदर वो बुंदेलखंड पहुंच के उन्होंने जो है जो मुग़ल फ़ौज घेरा डाले बैठी थी बुंदेलखंड को, उस पर पीछे से अचानक हमला किया। 2 दिन की लड़ाई के बाद जो है मुग़ल फ़ौजों के पैर उखड़ गए और बंगश खान वहाँ से हट गया और एक उसने समझौता साइन किया जिसमें कि ये बात लिखी गई कि वो फिर कभी बुंदेलखंड पे हमला नहीं करेगा और बुंदेलखंड एक स्वतंत्र राज्य रहेगा।
कहते हैं कि इस बात से प्रसन्न होकर बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने अपनी पुत्री मस्तानी बाई का विवाह बाजीराव से करवा दिया, जो कि उनकी दूसरी पत्नी बनी। बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई थी। इस पे एक फिल्म भी बनी है बाजीराव मस्तानी, जिसमें कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अभिनय किया है। आप सबने देखा होगा ये फिल्म। हालांकि ये जो मस्तानी बाई से उनका विवाह हुआ था, इस पर कुछ इतिहासकारों में अब भी मतभेद है कि क्या सच में ऐसा हुआ था या नहीं, लेकिन मोरलेस हिस्ट्री में, खासकर मराठा हिस्ट्री में, ये बातें लिखी हुई हैं। और मस्तानी महल भी है अभी भी, जो एक टूरिस्ट प्लेस है। कहते हैं ये वही महल है जहाँ जो मस्तानी बाई को दिया गया था रहने के लिए, उनकी दूसरी रानी के रूप में। इसके बाद अगर हम उनकी मिलिट्री एक्सपेंशन की बात करें तो फिर जब बुंदेलखंड कब्जे में आ गया, उसके बाद जो है उन्होंने गुजरात और मालवा के जो मुग़ल शासक थे उनको जो है कमज़ोर करने के लिए मिलिट्री एक्सपीडिशन चालू किया। उन्होंने जो है जो राजपूताना और मेवाड़ के जो शासक थे उनके संग समझौता किया, उनसे जाके वो मिले। एक चौथ यानी एक तरह का टैक्स होता है, जो वहाँ मेवाड़ के राजा थे उन्होंने एक चौथ देना स्वीकार किया, जिससे कि मराठा सेना और मजबूत हो गई। और जो है बेसिक लॉजिस्टिकल सपोर्ट उन्हें मेवाड़ के राजपूत राजाओं से मिला। इस गठजोड़ के बाद फाइनली एक बैटल ऑफ भोपाल की लड़ाई हुई सन 1737 में, जिसमें कि मुग़ल सेनाएं, निजाम की सेनाएं और नवाब अवध की सेनाएं, लखनऊ के जो अवध के नवाब थे, इन तीनों सेनाओं का एक गठबंधन जो है वो लड़ा भोपाल में बाजीराव के खिलाफ, जिसमें बाजीराव और मेवाड़ के कुछ क्षत्रिय जो राजा थे उनकी सेनाएं एक तरफ थी। इसमें जो है बाजीराव की सेनाओं ने मुग़ल, निजाम और अवध के नवाब की सेनाओं को बुरी तरह से परास्त किया। इसके बाद फिर बाजीराव की सेनाएं दिल्ली के पास तक पहुंच गई थी, लेकिन अगर वो दिल्ली रुकते तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि सप्लाई लाइन जो है अब काफ़ी लंबी हो चली थी। या तो उन्हें मेवाड़ 600 किलोमीटर दूर से सप्लाई आनी थी, या फिर महाराष्ट्र बुंदेलखंड से सप्लाई आनी थी। और मुग़ल सेनाएं वापस जो है रीग्रुप हो रही थी। आगरा से उनकी रीइंफोर्समेंट, आगरा चूँकि दिल्ली से ज़्यादा नज़दीक है तो उनकी रीइंफोर्समेंट ज़्यादा जल्दी पहुंच जाती। इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए उन्होंने दिल्ली पे आक्रमण ना करके जो है ठीक दिल्ली की सीमाओं के बाहर से जो है वो वापस लौट गए। और इस ढंग से जो है जो मराठा साम्राज्य एक समय केवल महाराष्ट्र और कोंकण के क्षेत्रों में था, वो अब लगभग मालवा, बुंदेलखंड और दिल्ली के पास तक पहुंच गया। निज़ाम और हैदराबाद की टेरिटरी तो उसमें आ ही चुकी थी। इसके अलावा उन्होंने फिर एक और जो सबसे बड़ा काम किया था, वो जो सिद्दी जो जंजीरा एक किला था कोंकण कोस्ट के बाहर समुद्र में 5-6 किलोमीटर अंदर, वहाँ जो सिद्दी लुटेरे थे इस्लामिक, वो अफ्रीकी मूल के वो होते थे लोग, उनका बड़ा आतंक था। क्योंकि शिवाजी की मृत्यु के बाद वो जंजीरे के किले से बाहर निकल के कोंकण के सेंट्रल कोंकण और नॉर्थ कोंकण के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। जो सिद्दियों का जो नेता था, जब उसकी मौत हो गई तो उनमें भी आपस में फूट पड़ गई और लड़ाई होने लगी। इस बात का फ़ायदा उठा के जो है पेशवा बाजीराव ने एक धड़े के साथ गठबंधन किया और दूसरे धड़े को परास्त किया, और फिर जो सिद्दियों का एक वर्ग था उसे भी जो है कोंकण से बाहर खदेड़ दिया। अंत में सिद्दी केवल अपने जंजीरे के किले तक ही सिमट के रह गए थे। तो इस ढंग से अगर उनकी आयु थोड़ी और लंबी होती तो शायद मुग़ल साम्राज्य का और पहले पतन हो गया होता और पूरे भारत में एक तरह से हिंदू राष्ट्र या मराठा साम्राज्य की स्थापना हो सकती थी। लेकिन जो है अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। अप्रैल सन 1740 में रावड़खेड़ी एक जगह पड़ती है नर्मदा नदी के किनारे, जो अब महाराष्ट्र में है वो जगह। वहाँ पे जो किसी सैनिक अभियान के दौरान, क्योंकि उनका जो 20 वर्षों का जो एक शासनकाल था, उन 20 वर्षों में उन्होंने 40 युद्ध लड़े थे और 41 युद्ध 20 वर्षों में, और वो सारे युद्ध उन्होंने जीते थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो हर 6 महीने में एक युद्ध उन्होंने लड़ा और सब में विजय प्राप्त की। तो कहते हैं कि उनका शरीर और दिमाग इतना थक चुका था कि शायद उन्हें कोई बीमारी हुई और उससे वो रिकवर नहीं हो पाए, और फाइनली 28 अप्रैल सन 1740 को उनकी मृत्यु हुई और उन्हें वहीं उनका अंतिम संस्कार रावड़खेड़ी में नर्मदा नदी के किनारे कर दिया गया। और वहीं पे उनकी जो है एक छतरी और एक वहाँ पे एक मॉन्यूमेंट सब बना हुआ है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी बाजीराव पेशवा की, जिन्हें शिवाजी के बाद सबसे शक्तिशाली और करिश्माई मराठा मिलिट्री लीडर माना जाता है। सेकंड शिवाजी भी अगर हम इन्हें कहें, छोटे शिवाजी, तो कोई गलत बात नहीं होगी।
तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज वाली वीडियो लेके आपके सामने आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।